ट्विंकल की शादी अक्षय नाम के लड़के से होती है। शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक चलता है, पर नशे की बुरी लत के चलते अक्षय अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पानी की तरह बहा देता है। वहीं जब उसकी बीवी ट्विंकल उससे अपने मंथली पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड की मांग करती है। सुनिए जी, प्लीज मुझे 50 रुपए दे दीजिए। क्यों रे, किस लिए चाहिए तेरे को? जी सुनिए ना, वो महीने के दिन चालू हो गए हैं तो मुझे पैड खरीदने हैं। क्या सैनिटरी पैड्स अब तक जो यूज कर दिया है ना वही कर, समझी? तेरी इस बेफजूल की जरूरत क्या है ना, मेरे पास एक फूटी कॉइन नहीं है। चल निकल यहाँ से। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है आज ही पड़ोसन कह रही थी कि गंदा कपड़ा यूं ही इस्तेमाल करते रहने से बहुत समस्या हो जाएगी एक दिन। चल चल, कुछ नहीं होता है, समझी ना? ये जो तेरे पैसे हटने की तरकीब है ना, सब समझता हूँ मैं। चल निकल यहाँ से, चकना लेके आ मेरे लिए। काश अक्षय तुम समझ पाते कि मुझे कितनी तकलीफ होती है इन दिनों में। तुम्हें क्या पता बिना सैनिटरी पैड इस्तेमाल किए मुझे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस चल, लेक्चर मत दे अब, हाँ समझी ना? जा घर का काम कर, चल। पीरियड्स के इस मुश्किल दौर में भी ट्विंकल तकलीफ सहते हुए रोती बिलखती सारा काम करती। ऐसे ही वो अपने कमरे की सफाई कर रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। तभी अक्षय वहाँ आता है। अपनी बीवी को इस तरह बेहोश पड़ा देख वो घबरा जाता है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ लेडी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करती हैं और उससे बोलती हैं, आप पति हैं इनके? जी मैडम जी, मैं ही इनका पति। क्या हुआ है मेरी बीवी को? कैसे पति हैं आप? आपकी पत्नी इतनी तकलीफ में थी और आपको पता तक नहीं था? डॉक्टर साहिबा, हुआ क्या है उसे? आपकी पत्नी को यूट्रस इन्फेक्शन हुआ है। पता है इसका कारण क्या है? नहीं, क्या कारण है इसका? गंदगी। क्या ये सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती? वो हम गरीब लोग कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं मैडम, हमारी इतनी औकात कहाँ। दुनिया भर के खर्चे कर लेंगे आप जैसे खुदगर्ज लोग, पर सैनिटरी पैड के नाम पर एक पैसा नहीं निकलता। खैर, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आपकी बीवी को पीसीओडी हो गया है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। क्या मेरी ट्विंकल अब कभी माँ नहीं बन पाएगी? सब मेरी ही गलती है। देखिए, अब संभालिए खुद को। वैसे भी आपकी वाइफ की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। यूट्रस इन्फेक्शन कैंसर में कन्वर्ट हो गया है। इनका बचना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपनी पत्नी को समय पर सैनिटरी पैड लाकर देते तो ये सिचुएशन ही नहीं पैदा होती, समझे? डॉक्टर की बात सुन अक्षय को अपनी गलती पर पछतावा होता है। यूट्रस इन्फेक्शन से पनपा यूट्रीन कैंसर अक्षय की बीवी ट्विंकल की जान ले लेता है। अपनी बीवी की मौत से उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। साथ ही वो निश्चय करता है कि नहीं अक्षय, तू आज के बाद कोई नशा नहीं करेगा और आज के बाद सैनिटरी पैड की वजह से किसी महिला को मरने भी नहीं देगा। अब यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। अब अक्षय डोर टू डोर जाकर महिलाओं को सैनिटरी पैड और पीरियड्स के प्रति जागरूक करता। धीरे धीरे उसके साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं। अब वो अपनी टीम के साथ पीरियड अवेयरनेस कैंप्स गांव, कस्बों और हर गली नुक्कड़ में लगाता। ऐसे ही एक दिन उसकी टीम की कुछ फीमेल एक्टिविस्ट सेकेंडरी स्कूल में जाकर गर्ल्स वॉशरूम के हालात देख चौंक जाती हैं। गर्ल्स वॉशरूम बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। सैनिटरी पैड्स तक पहुंच होने के बावजूद भी अभी तक गंदे कपड़े यूज हो रहे हैं। सैनिटरी पैड्स फेंकने के लिए डस्टबिन भी नहीं है। अक्षय की टीम मेंबर्स उसे गर्ल्स वॉशरूम के बारे में बताती हैं। स्कूल की बच्चियों की हेल्थ एंड हाइजीन के साथ हो रहे खिलवाड़ से अक्षय को गुस्सा आ जाता है और वो स्कूल प्रशासन से इस बारे में बात करता है। मैडम, ये गर्ल्स वॉशरूम का क्या हाल बना रखा है आपने? आपको जरा सा अंदाजा भी है कि कितना हानिकारक है ये? जी वो समझाते हैं पर लड़कियां सुनती ही नहीं हैं। शेम ऑन यू मैडम, आपको घिन नहीं आती है सब देखकर?
बच्चों की हेल्थ और हाइजीन का जरा सा भी ख्याल है आपको और आपके स्कूल को? प्लीज मैम, प्लीज गर्ल्स को सैनिटरी पैड्स यूज करने के लिए मोटिवेट करिए और साथ ही डस्टबिन भी रखवाएं उनके वॉशरूम में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके और आपके स्कूल के दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं करवाती हूँ। वो एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि गर्ल्स वॉशरूम की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है। स्कूल में अवेयरनेस फैलाने के बाद अक्षय की टीम पहुंचती है ढपली गांव, जहां पर किसी भी महिला को सैनिटरी पैड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही वो इसका यूज करती थी। ये बात जानकर अक्षय और उसकी टीम गांव के नुक्कड़ पर अपना एक कैंपेन लगाते हैं और गांव की सभी औरतों को वहां जमा कर सैनिटरी पैड्स और पीरियड्स के बारे में बताते हैं। मेरी माताओं और बहनों, मैं अक्षय आप सभी को सैनिटरी पैड्स के बारे में आज कुछ बताने आया हूँ। क्या आप लोग जानते भी हैं कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग सैनिटरी पैड्स के बजाय गंदे कपड़े का इस्तेमाल करके? क्या साहब, क्यों हमारी हालत का मजाक बना रहे हो आप? ये औरतों की बात है, औरतों तक ही रहने दो। हाँ हाय रब्बा, मैं कह रही हूँ साहब जी, तुसी इस तो ना दूर ही रहो, इस फट्टे विच टंग ना अड़ाओ। अरे आप सब कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी है आप खुद ही? आपको पता भी है सैनिटरी पैड्स ना यूज करने की वजह से मेरी बीवी की भी मौत हो गई थी। जे का बोल गए जी, कोनो तकलीफ नहीं समझता हूँ औरतन की। हम तो बस घर का काम करन और बच्चा पैदा हुए हैं जैसे। ये दर्द सहने के लिए तो आए हैं हम धरती पर। यह जो आप सभी अपने पीरियड्स के टाइम पर गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं, जानती भी हैं कितना हानिकारक है ये। इसकी वजह से आप कितनी बीमारियों को अपने अंदर जगह दे रही हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, यूटी इन्फेक्शन और सबसे ज्यादा खतरनाक बांझपन, जो किसी कलंक से कम नहीं होता किसी भी औरत के लिए। तो साहब, हम इन सब से बचन के लिए क्या कर सकते हैं? तो देवियों, मेरी माताओं और बहनों, आप सभी को सैनिटरी पैड्स यूज करना चाहिए और अपने आप को इन बीमारियों से दूर रखना चाहिए। अरे साहब, वो तो बहुत महंगे होते हैं, हम लोग की पहुंच कहाँ तक? जी बहन जी, बहुत ही जायज बात कही है आपने और आपकी इस समस्या का समाधान हमारे पास है। मैडम जी, आपके घर के पास की सरकारी डिस्पेंसरी में सैनिटरी पैड्स आपको सस्ते दामों में मिल जाएंगे। मेरे संस्थान भी सस्ते दामों पर महिलाओं और लड़कियों को पैड्स प्रोवाइड कराता है। साथ ही गरीब महिलाओं को निशुल्क पैड्स उपलब्ध किए जाते हैं। अरे वाह, अब तो हम सब भी सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अक्षय अपनी पत्नी ट्विंकल की तरह सैनिटरी पैड्स के अभाव में किसी और औरत की जान पर खतरा ना उत्पन्न हो, इस मुहिम में ताउम्र लगा ही रहता है। चित्रा रूपवान, गुणवान और बुद्धिमान स्त्री थी। वहीं उसका पति किशन देखने में साधारण और जरा सा सांवला था। जहां किशन दिन रात रिक्शा चलाता, वहीं चित्रा घर के पास के बाजार में सब्जी बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन घमंडी, रईस और औरतों पर बुरी नजर रखने वाले नामी एडवोकेट ललित की नजर चित्रा पर पड़ी तो वो उसके रूप रंग पर मोहित हो उसका दीवाना हो जाता है। वाह, क्या रूप है, फुर्सत से बनाया है बनाने वाले ने। क्या सोच रहे हैं वकील बाबू, क्या लेना है? अजी, जो आपको पसंद है वही दे दीजिए। ये भी भला कोई बात है? यही तो बात हुई। सब समझ रही हूँ, सब्जी लेनी है लो, वरना दफा हो। अच्छा, तो बताओ क्या दाम है इन सारी सब्जियों का? 2000 रुपया, पक्का सारी सब्जियाँ? हाँ हाँ, सारी। वैसे तुम यहाँ रोज सब्जी लगाती हो क्या? क्यों बताओ? वहीं शाम को जब चित्रा अपने घर पर लौटती है तो उसका मन चंचल हो उठता है और वो ललित की ओर आकर्षित होने लगती है। तभी कुछ देर में किशन भी रिक्शा चलाकर घर लौट आता है। चित्रा, अरे ओ चित्रा, जरा पानी ले आओ मेरे लिए। ये लीजिए पानी। जब से ये मेट्रो आई है ना, सवारी ही नहीं मिलती, बस खड़े रहो सवारी के इंतजार में पूरा पूरा दिन। तुम अपना बताओ, कैसी रही आज की दुकानदारी?
दुकानदारी तो बहुत अच्छी रही। आज सारी सब्जियां बिक गई, वो भी पूरे 2000 रुपए में। चलो कहीं तो मुनाफा हुआ। अरे बहू, वही बतियाती ही रहेगी या मेरे पैर भी दबाएगी? आई सासू माँ, बस 2 मिनट। अगले दिन फिर से कामों का वही सिलसिला शुरू हो जाता है। किशन रिक्शा चलाने चला जाता है और चित्रा मंडी से सब्जी लेने जाती है। वहीं ललित का रोज रोज उसके रास्ते के बीच आना, घूमना फिरना, ढेरों बातें करना जैसे आम बात हो गई थी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक शाम, अरे बहू, इतनी रात गए आई है, आखिर मामला क्या है? मामला? क्या मतलब है इसका? अरे पड़ोसन बता रही थी कि तू किसी के साथ थी, क्या ये बात सही है? अरे पड़ोसन तो मुझसे जलती है और लोगों का तो काम ही है कहना। हाँ बहू, 4 पैसे ज्यादा क्या कमाने लग जाओ तो लगते हैं लोगों की आंखों में खटकने। अरे हाँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारा सर नीचा हो। बिल्कुल सासू माँ। अपनी सास की बातों से उसे अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी होती है और वो ललित से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। अरे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें समझ नहीं आता? मैं शादीशुदा हूँ। अब तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। अगर ना छोड़ूं तो का क्या मतलब है? चित्रा, तुम समझती क्यों नहीं? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। दिखता नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है? तो क्या हुआ, शादी तो मेरी भी हो चुकी है, लेकिन जो प्यार तुम्हें देखकर हुआ है ना, भगवान कसम आज तक नहीं हुआ। क्या समझते हो तुम खुद को? चले जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चले जाओ। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही? एक बार देखो तो सही मेरी आंखों में, कितनी मोहब्बत भरी है तुम्हारे लिए। दूर हटो मुझसे, तुम तो मेरे रूप पे मरते हो। अगर मैं काली कुरूप होती तो तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। जाओ यहाँ से। चित्रा की तीखी बातें मानो ललित के अभिमान को तोड़कर चकनाचूर कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ चित्रा के पति का काम नहीं चलता। वो घंटों सवारियों के इंतजार में चौक पर खड़ा रहता है और उसकी बीवी घर की आर्थिक हालात को मजबूत करने के इरादे से दूर दराज सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी एक रोज गाड़ी में बैठे ललित की नजर उस पर पड़ती है। आलू ले लो, टिंडे ले लो, लौकी, गाजर, मूली ले लो। अरे वाह, अगर तुम 1000 में भी दोगी ना, तब भी सारी सब्जी ले लेंगे हम। बस करो, निकलो यहाँ से। अरे इतनी कोमल काया और ऊपर से सब्जी बेचती हो, हाय। तभी ललित उसके पास आता है। उस दिन मुझे तो इतना कुछ सुना दिया और आज कैसे बतिया रही हो? अरे ये तो मेरा काम है। और हाँ, उस दिन के थप्पड़ के लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी। और बाकी जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ समझ रहा हूँ मैं, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। हाँ, ये हुई ना बात। तो फिर चलो, बैठो मेरी गाड़ी में। थोड़ा संकोच करते हुए चित्रा ललित के साथ गाड़ी में बैठ जाती है कि थोड़ी दूर जाने पर अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो दोनों आसपास रिक्शा ढूंढते हैं। तभी ललित को चौक पर खड़ा एक रिक्शा दिखाई देता है। अपने पति को पहचानकर चित्रा फटाफट अपने मुंह को ढक लेती है और दोनों रिक्शे में बैठ जाते हैं। और रिक्शे वाले भाई, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अरे इस मेट्रो और बस के चक्कर में सवारी ही नहीं मिलती। सारा दिन बस मुंह ताकते रहो। सच बताऊं भैया, अगर मेरी घरवाली साथ ना देना तो चूल्हा ना जले मेरे घर में। मेरी घरवाली बेचारी बहुत मेहनत करती है, दूर दूर जाकर सब्जियां बेचती है और मैं
मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अरे बस करो भाई, रुलाओगे क्या? साइड में रोक दीजिए रिक्शा। वो दोनों रिक्शे से उतर जाते हैं और फिर क्या, चित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होने लगता है। अरे चित्रा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? चित्रा ललित को सारी बात बताती है कि ये रिक्शे वाला ही उसका पति है, जिसे सुनकर ललित भी शॉक हो जाता है। भगवान के लिए मेरी लाइफ से दूर चले जाइए आप। कितना बड़ा पाप कर रही थी मैं, मेरे पति को धोखा देकर। हम गरीब है साहब, पर हमारी भी कुछ मर्यादा है। अच्छा, अब तुझे बड़ी मर्यादा याद आ रही है। अगर इतना ही गुमान था तो मेरे साथ आए ही क्यों? तेरे जैसी 36 पटा सकता हूँ मैं। तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या, हमारे पास भी इज्जत है। और हाँ, आज के बाद मुझसे बदतमीजी की ना तो देखना, तेरी बीवी को बता दूंगी कि तूने 36 पटा रखी है, समझा? चित्रा की ये सब बात सुनकर ललित डर जाता है। उसके मुंह पर तो मानो ताला ही लग जाता है। वो उसे तंग करना बंद कर देता है। वहीं चित्रा की नजरों में उसके पति किशन के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ने लगता है। अब वो दोनों पति पत्नी और भी ज्यादा मेहनत कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। पीकू एक बहुत ही प्यारी और चंचल स्वभाव की लड़की थी। कॉलेज में फर्स्ट आने की खुशी में उसके पिता मोहन ने उसे एक स्मार्टफोन तोहफे में दिया था। बस अब क्या होना था, पीकू सारा दिन बस अपने फोन की दुनिया में मग्न रहती। ना वो घर का काम करती और ना ही अपनी माँ जानकी की मदद करती। वो सारा दिन बस कैंडी क्रश गेम खेलती ही रहती। ऐसे ही एक दिन, पीकू बेटा, जरा एक कप चाय बना दे, मैं बहुत थक गई हूँ। जी माँ, बस ये लेवल पार कर लूँ। अरे यहाँ मैं दर्द से मरे जा रही हूँ और तुझ कमबख्त को अपने लेवल की पड़ी है। ओफो माँ, आप क्या जानो कैंडी क्रश का नशा। काम कोई करना नहीं तुझे, सारा दिन बस जुबान और फोन ही चलाती है। क्या करूँ माँ, ये फोन चीज ही ऐसी है और ये गेम तो ओहो बस सोने पर सुहागा है। ज्यादा बकबक मत कर और घर का काम करना सीख ले, नहीं तो ससुराल में हमारी बदनामी होगी कि माँ ने बेटी को सिखाया नहीं कुछ। ये राइट से अगर लेफ्ट लूंगी ना तो ऑल जेली एक बार में क्लियर हो जाएगी। वैसे भी मूव बहुत कम है। सुन रही है ना तू? हाँ हाँ बोलिए, सुन रही हूँ मैं। दिन बीतते जाते हैं और पीकू का कैंडी क्रश लव बढ़ता ही जाता है। उसकी माँ जानकी और पिता मोहन इस बात से बहुत परेशान होते हैं। वो सारा दिन अपना खाना पीना भूलकर बस फोन चलाती रहती। इसी तरह एक दिन उसके लिए आकाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो मिडिल क्लास फैमिली में रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ बबीता होती है। वो उसके घर रिश्ता लेकर आते हैं। अरे जानकी बहन, पीकू की फोटो देखी तभी से वो हमारे दिल को भा गई। अब जल्दी बुलाओ भी उसे, इंतजार नहीं होता। हाँ। जी बिल्कुल, मेरी बेटी बस आती ही होगी अभी। तभी पीकू वहाँ चाय समोसे लेके आती है और साथ ही उसने अपना फोन भी प्लेट में रखा हुआ होता है, जिसे देख बबीता बोलती है, अरे बेटा, तूने ये फोन क्यों रखा है इसमें? क्या इसे भी खाना है? जी वो मैं देख रही थी टाइमर कब हटेगा, मुझे नेक्स्ट लेवल खेलना है। ये लड़की ना कभी नहीं सुधरेगी, बोला था इसे इस बला को साथ मत लाना। अरे क्या बोली तू, समझ नहीं आया मुझे। हाँ जी कुछ नहीं बेटा, मेहमानों को नाश्ता दो। माँ मेरा फोन वापस दो। अरे पीकू, अपनी माँ से ही बतियाती रहेगी या मेरे पास भी आएगी? ओफो क्या आफत है, एक तो मेरा फोन ले लिया, ऊपर से इनके बोरिंग सवालों के जवाब दो। कहाँ खो गई? अरे तू ये तो बता, क्या क्या काम आता है तुझे बेटा? सारा काम आता है मुझे घर का। तो रिश्ता पक्का समझे बबीता बहन जी?
जी हाँ, बिल्कुल। बहुत प्यारी है बेटी आपकी। मेहमानों के जाने के बाद जानकी पीकू को बहुत सुनाती है और उसका फोन भी तोड़ देती है और उसे नया फोन भी नहीं लेने देती। थोड़े दिनों में ही आकाश और पीकू की शादी हो जाती है। उसका अपने ससुराल में जरा भी मन नहीं लगता। वो काम तो करती पर सारा दिन बड़बड़ाती रहती। कहाँ फंस गई मैं? सारा दिन बस काम काम, आराम तो मानो है ही नहीं। ना लैपटॉप है, ना फोन है। अपनी बहू को यूँ बेवजह बड़बड़ाते देख बबीता बोलती है, अरे बहू, क्या बात हो गई? यूँ बड़बड़ा क्यों रही है? अरे तो क्या करूँ? सारा दिन बस घर का काम करो और कैदियों की तरह बैठे रहो। अरे अरे बहू, बता मुझे, क्या चाहिए तुझे? मुझे ना एक नया स्मार्टफोन चाहिए। यहाँ घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है और इनको स्मार्टफोन चाहिए। तो फिर पूछ क्यों रही हो आप? अरे मुझसे बतिया लिया कर, मैं भी तो तेरे साथ हूँ। आपसे क्या बात करूँ? पड़ोसियों की चुगलियाँ अरे मुझसे नहीं होती। सुन, मेरे साथ कीर्तन में चला कर, मन को बड़ी शांति मिलती है वहाँ। हाँ। अरे बस बस, मुझे साध्वी नहीं बनना भजन कीर्तन करके। आप ही जाओ जहाँ जाना है। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर बबीता को बहुत दुख होता है। वो अपने बेटे आकाश से इसके बारे में बात करती है। कुछ दिन बाद पीकू का जन्मदिन होता है और वो दोनों उसे स्मार्टफोन गिफ्ट करते हैं। पीकू बहुत ज्यादा खुश होती है। वो जल्दी से उसमें कैंडी क्रश गेम डाउनलोड करती है और खेलना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, अरे पीकू, जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस कर दो यार, ऑफिस के लिए निकलना है मुझे थोड़ी देर में। जी अभी कर देती हूँ। थोड़ा जल्दी करना बस। पीकू कपड़े प्रेस करते टाइम भी फोन चला रही होती है और गेम में इतना खो जाती है, गरम गरम प्रेस कपड़ों के ऊपर रखकर भूल जाती है और कपड़े जल जाते हैं। तभी आकाश वहाँ आता है। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सारे कपड़े जला दिए, सत्यानाश कर दिया। कैसे जाऊंगा मैं ऑफिस आज टाइम पे? जी वो मैं कैंडी क्रश खेल रही थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। सॉरी प्लीज। कितनी बार कहा है तुम्हें अपने इस फोन का थोड़ा कम इस्तेमाल करा करो। देख लेना पीकू, एक दिन बहुत पछताओगी तुम। बस बस, आप शांत हो जाइए, मैं दूसरे कपड़े रेडी कर देती हूँ आपके लिए। ऐसे ही वो रोज कुछ ना कुछ गलती करती ही रहती। कभी सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल देती, कभी गैस पर दूध रखकर भूल जाती। उसका किसी भी काम में ध्यान ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि फोन चार्जिंग पे लगाकर भी उसे यूज करती रहती, जिसके चलते धीरे धीरे उसके फोन की बैटरी फूलना शुरू कर देती है। उसका पति आकाश और सास बबीता उसे बहुत समझाते हैं पर वो किसी की बात नहीं सुनती। ऐसे ही एक रात, अरे अब बस भी करो यार पीकू, सो जाओ। समय देखा है, 1 बज रहा है रात का। सारा दिन बस गेम गेम गेम। जी बस बस, अभी सो जाती हूँ, बस ये लेवल पार कर लूँ। बाय गॉड, 2000 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। अरे अब अगला दिन नहीं होगा क्या? तब खेल लेना। आकाश सो जाता है और पीकू अपने फोन में गेम खेलती ही रहती है। तभी वो देखती है कि उसके फोन की बैटरी 1% ही रह गई है। वो अपना फोन चार्जिंग में लगाकर वहीं कुर्सी पे बैठ जाती है और फिर क्या, अपना गेम खेलने लगती है। अचानक उसका फोन ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उसका चेहरा और हाथ जल जाते हैं। धमाके की आवाज से सब उसके पास पहुंचते हैं। मेरा चेहरा, मेरे हाथ, मुझे बहुत जलन हो रही है। आकाश प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज। आकाश जल्दी से पीकू को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके चेहरे और हाथों पर जले का भद्दा निशान पड़ जाता है। घर आने के बाद जब वो अपना चेहरा शीशे में देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे हाथ, मेरा चेहरा, नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना पीकू, जरूरत से ज्यादा फोन मत चलाया करो। देखो ना यार, क्या हो गया अब तुम्हें।
काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। गेम खेलने की बुरी लत ने आज मेरा ये हाल कर दिया। मुझे माफ कर दो। आकाश अपनी बीवी को माफ कर देता है और उसे प्यार से गले लगा लेता है। पीकू के साथ जो हुआ उससे हम सबको सीख मिलती है। फोन का जरूरत से ज्यादा यूज करना हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही हमें किसी भी चीज का एडिक्ट नहीं होना चाहिए, वरना नतीजा आप जानते हैं। नेहा एक पढ़ी लिखी, समझदार और एम्बिशियस लड़की थी। वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, जिसके लिए वो खूब मेहनत करती थी। अचानक उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत डिप्रेस रहने लगती है। उसके सपनों के पंख तो मानो टूट के बिखर जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसके भैया मयंक को यूएसए से जॉब का ऑफर आता है। वो अपनी बीवी से शाम को बात करता है। अरे आशा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी कहिए, क्या बात है? मुझे यूएसए से ऑफर लेटर मिला है। 1 महीने बाद हम यूएसए शिफ्ट होने वाले हैं। पर क्या? पर मुझे नेहा की बहुत फिक्र होती है। हाँ, सही कह रहे हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद से ही वो बहुत उदास रहने लगी हैं। क्यों ना हम उसकी शादी करवा दें? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन हमें 15 दिन में ही सारे काम पूरे करने होंगे। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। हाँ, तुम चिंता मत करो। मेरी दूर की मौसी जी इन मामलों में बहुत तेज हैं। उनसे बात करते हैं। उनकी नजर में कोई ना कोई लड़का जरूर होगा। ठीक है, तुम मौसी जी से बात कर लो। और हाँ, याद रखना कि रिश्ता जल्द से जल्द पक्का करना है और फिर अगले 15 दिन में शादी। आशा अपनी कोकिला मौसी से अपनी ननद के रिश्ते के सिलसिले में फोन पर बात करने लगती है। मौसी जी राम राम, कैसी हैं आप? राम राम। और बता, क्या हाल चाल है तेरा? सब बढ़िया है, पर वो मौसी जी मेरी ननद की। बस बस, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गई। कहीं कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या उसका? नहीं मौसी जी, वो तो एकदम सीधी साधी है। बस आप देखिए, कोई अच्छा सा लड़का हो। 15 दिन में मुझे मेरी ननद की शादी करवानी है। हथेली पे सरसों जगाने की बात करती हो। खैर, मेरी नजर में एक सीधा साधा मेहनती लड़का रौनक है। उसके माँ बाप भी नहीं है। मोटर मैकेनिक का काम करता है। घर बार भी बहुत अच्छा है। बस एक कमी है, लड़का अनपढ़ है। और तुम्हारी ननद ठहरी हाई फाई पढ़ी लिखी। अरे क्या मंजूर होगा उसे ये रिश्ता? उसकी चिंता आप मत करिए। आप तो ये रिश्ता बस पक्का समझिए। बस मयंक जी मान जाए इस रिश्ते को। मौसी जी से बात कर आशा फोन कट कर देती है। शाम को जब उसका पति मयंक घर लौटता है तो वो रौनक के बारे में उसे बताती है और उसे इस रिश्ते के लिए मना लेती है। फिर क्या, दोनों इस रिश्ते के बारे में बात करने के लिए नेहा के कमरे में जाते हैं। अरे छुटकी, किताबों में ही उलझी रहोगी या फिर अपने भाई से भी कुछ बात करोगी? अरे भैया भाभी, आप आइए बैठिए। सुनो नेहा, हमने एक लड़का पसंद किया है तुम्हारे लिए। क्या? पर मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है। देखो छुटकी, मुझे अगले महीने विदेश शिफ्ट होना है और उससे पहले हर हाल में मुझे तुम्हारी शादी करवानी ही करवानी है। पर भैया, पर क्या तू चाहती है कि सब हमको ताने मारे? अरे क्यों हम पर कलंक लगाएंगी? चुपचाप से रिश्ते के लिए हाँ बोल दे। बहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो ख्याल कर। अब घर की इज्जत सिर्फ तेरे हाथ में है। ठीक है, अगर ऐसा है तो जिससे बोलोगे उससे शादी कर लूंगी। अगर आज मम्मी पापा होते तो मेरे सपने ऐसे ना टूटते। और कुछ दिनों बाद ही उसकी शादी रौनक से हो जाती है।
उसके भैया भाभी विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं। वही समय बीतता जाता है, पर नेहा को अपने पति से प्यार नहीं होता। वो उससे हमेशा नाराज ही रहती है। वहीं उसका पति उसे मनाने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ऐसे ही एक शाम। अरे नेहा जी, कहाँ है आप? अजय क्यों चिल्ला रहे हैं? दिखाई नहीं देता काम कर रही हूँ। अरे सारे काम छोड़कर आप मेरे पास आइए, एक सरप्राइज है आपके लिए। क्या है? और ये पीछे क्या छुपा रहे हैं आप? ये देखिए कितनी प्यारी चूड़ियां लाया हूँ मैं आपके लिए, आपके हाथों में बहुत खूब जचेंगी। और हाँ, ये सोने का कंगन भी तो है। बताइए कैसा लगा आपको? मुझसे दूर रहा करो, समझे तुम? मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। आए बड़े। अरे मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। आज मैं जान कर ही रहूंगा कि क्या बात है। क्यों करती हो तुम ऐसा? मैं पसंद नहीं हूँ क्या तुम्हें? आपको क्या बताऊं? भैया भाभी ने विदेश जाने के चक्कर में मेरी इतनी जल्दी शादी करवा दी। मेरे सपनों के पंख उतर दिए। मुझे तो आर्किटेक्ट बनना था ना। बस इतनी सी बात के लिए रोती हो? अब से तुम अपने सपनों के लिए पढ़ना शुरू कर दो और घर के सारे कामों का जिम्मा मेरा। रौनक की बात नेहा के दिल को छू जाती है। फिर क्या, वो दिन रात मेहनत कर आर्किटेक्ट बनने के सपने की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन रौनक घर पर दलिया बना रहा होता है और नेहा पढ़ रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है दरवाजे पर कोई है। अरे मोहतरमा, आप चुपचाप से बैठकर पढ़ाई कीजिए, एग्जाम्स आने वाले हैं आपके। दरवाजा मैं खोल देता हूँ। मैं खामा किस्मत पे रोया करती थी। देखो तो कितना अच्छा पति मिला है मुझे। अरे कहाँ खो गई? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप। अभी आया मैं। अरे मौसी जी, आप आइए आइए। कैसे आना हुआ? हाय भगवान, ये तेरी कैसी हालत कर रखी है। हाथ में कलछुल, लगता है उस महारानी को ज्यादा ही घमंड है। अभी बताती हूँ इसे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मौसी जी, आप अंदर आइए। वो तो मैं आ ही जाऊंगी, पर तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। जोरू का गुलाम हो गया है। अरे मौसी जी, आप? प्रणाम प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अरे नास पीटी, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे सही सलामत होते हुए मेरा रौनक काम कर रहा है। मैं तो अब एक पल नहीं रुक सकती इस घर में। अरे मेरी प्यारी मौसी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताएं, क्या घर के काम का ठेका सिर्फ महिलाओं का है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? मौसी जी ऐसे गुस्सा मत कीजिए, वो मेरे एग्जाम है और ये तो मेरा साथ दे रहे हैं। प्लीज आप शांत हो जाइए, नाराज मत होइए। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे तू तो चुपचाप बैठ। तुम नक चढ़ी लड़कियों के नखरे मैं खूब जानती हूँ, पर अपने लाल की वजह से रुक जाती हूँ। वैसे कुछ चटपटा सा बना लाना। वो मैं बना देता हूँ मौसी जी, देखिएगा कैसा स्वाद आता है। और तब तक मेरी प्यारी बीवी, आप दूसरे कमरे में जाकर एग्जाम की तैयारी कीजिए। वाह रे वाह, क्या लीला है तेरी। मैं तो कहती हूँ हर लड़के को तेरी तरह ही होना चाहिए। चाय नाश्ता करने के बाद कोकिला अपने घर चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं। रौनक और नेहा की मेहनत रंग लाती है। नेहा अव्वल नंबर से परीक्षा पास कर काबिल नामी आर्किटेक्ट बन जाती है। इस तरह ताने देने वालों के मुंह पर भी तमाचा लग जाता है। वहीं नेहा और रौनक खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।